तो हेलो गाइस, एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा खेल रहा होता है और उसके पेरेंट्स उसे देख रहे होते हैं। पर हमें पता चलता है वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी भूख भी बढ़ रही होती है, जिस वजह से वो अपने माँ बाप को भी मार के खा लेता है और उसके गाँव में जितने भी लोग होते हैं उनको भी मार के खा लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। वहीं पे हम गेंजी को देखते हैं जिसके पीछे रोकुरोका मौजूद होता है। रोकुरोका उसे एक जोरदार हाथ मारता है जिससे गेंजी बहुत दूर जाके गिरता है और उससे बहुत चोट भी आई होती है। सागिरी उसके पास दौड़ते हुए जाती है लेकिन गेंजी उसे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये तुम्हें ख़त्म कर देगा, चले जाओ यहाँ से। लेकिन उसी वक्त रोकुरोका सागिरी के पीछे आ जाता है, लेकिन गाबेमारू वहाँ पे आके उसे एक जोरदार लात मारता है जिससे कि रोकुरोका बहुत ही दूर जाके गिरता है। लेकिन वो गाबेमारू के इतने खतरनाक हमले के बाद भी उड़ जाता है और उसके आंखों में बहुत ही खौफ दिखाई दे रहा होता है। गाबेमारू उसको देख के कहता है ये कितना खतरनाक है, ये मेरे इतने खतरनाक वार से भी बच गया। लेकिन गाबेमारू उससे नहीं डरता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो सागिरी को कहता है तुम यहाँ से दूर हो जाओ क्योंकि ये लड़ाई बहुत खतरनाक होने वाली है। फिर रोकुरोका एक बहुत बड़ा पेड़ उठा के गाबेमारू के ऊपर फेंक के मारता है, लेकिन गाबेमारू उसको डॉच कर लेता है। वो इसके ये वार से समझ जाता है कि ये मुझसे फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग है। तभी वो पेड़ पे बैठी यूजेरिया को बोलता है मेरी मदद करो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम साथ में लड़ेंगे और तुम्हें निंजेत्सु भी आता है तो मेरी मदद करो। लेकिन यूजियारा उसे कहती है हाँ मुझे पता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, लेकिन मैंने ये प्रॉमिस किया था कि हर लड़ाई को तुम लड़ोगे और जो भी इन्फॉर्मेशन लानी होगी तो वो सारी मैं लाऊंगी। तुम समझ गए गाबेमारू, और तुम इसे खुद को हराने मत देना क्योंकि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो गाबेमारू। ये सुन के गाबेमारू का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन वो सोचता है भगाओ इसे, मैं इससे अकेला ही लड़ता हूँ। लेकिन तभी रोकुरो तो उस पर अटैक कर देता है, पर गाबेमारू उसे डॉच कर लेता है और सोचता है इसका अटैक बहुत ही खतरनाक है, अगर इसका एक भी अटैक मुझे टच हुआ तो मैं ऑन द स्पॉट ही मर जाऊंगा, तो मुझे इसके हाथ से बचना पड़ेगा। और वो सोचता है कि वो उस पर दूर से ही अटैक करे। गाबेमारू कुछ पत्थरों को उसकी ओर फुल स्पीड में फेंकता है, लेकिन उसे उन पत्थरों से कुछ भी नहीं होता। वो पत्थर जैसे उसको लगते हैं तो वो चूर चूर होके बिखर जाते हैं। रोकुरोका की इतनी खतरनाक बॉडी देख के वो सोचता है इसकी चमड़ी बहुत ही ताकतवर है तो मुझे इस पे और हमला करना पड़ेगा। उसके बाद वो और एक अटैक करता है, लेकिन उससे भी उसको कुछ नहीं होता। और उसके बाद हम सागिरी और उसके सीनियर को देखते हैं, जहाँ पे उसके सीनियर उसे बार बार वहाँ से भागने को कह रहे होते हैं, लेकिन सागिरी उसे कहती है मैं यहाँ पे आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। ये देख के उसके सीनियर हंसने लगते हैं और वो समझ जाते हैं सागिरी के अंदर एक असली समुराई की स्पिरिट है। उसके बाद वो सागिरी को अपनी तलवार देते हैं और कहते हैं एक योद्धा की आत्मा उसके तलवार में होती है, तो लो इसे इस्तेमाल करो और एक अच्छे योद्धा की तरह लड़ो और उस रोकुरोता को मार दो। उसके बाद हम देखते हैं गाबेमारू अभी भी उस रोकुरोता से लड़ रहा होता है और वो सोचता है मैं उसको अकेला नहीं मार सकता, मेरे को कोई मदद करने वाला चाहिए ताकि कोई उसका ध्यान बटाए। पर तभी रोकुरोका की कोई उंगली काट देता है और हम देखते हैं वो सागिरी होती है जिसने रोकुरोका का उंगली काट दिया होता है। फिर सागिरी कहती है यामादा क्लैन के लोग हर क्रिमिनल के नेक पे हमला करते थे जिससे कि वो बहुत ही आसानी से मर जाए, और हमें भी इस रोकुरोता की गर्दन को काट देना पड़ेगा तभी हम इसे मार सकते हैं। उसके बाद वो दोनों साथ में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहीं पे यूजिहारा किसी का मरने का इंतजार कर रही होती है। वहीं पे सागिरी गाबेमारू को बताती है हर इंसान के शरीर की हड्डियों में हल्का सा गैप होता है, तो हमें वहीं पे वार करना पड़ेगा ताकि हम इस रोकुरोता को मार सके। और वो दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रोकुरोता उन पे अटैक करता है, लेकिन गाबेमारू उसे डॉच करके उसे नीचे गिरा देता है, जिससे कि सागिरी उसके पीछे जाके उसके पैरों के हड्डियों के गैप में वार करती है। लेकिन रोकुरोता जल्दी ही खुद को मूव कर लेता है और वह अपने हड्डी को बीच में ला लेता है, जिससे कि सागिरी उसे नहीं मार पा रही होती है। वहीं पे रोकुरोता इन दोनों पे लगातार हमला कर रहा होता है और उसी बीच गाबेमारू का उस हमले में पैर भी टूट जाता है। सागिरी भी रोकुरोता पे लगातार हमला कर रही होती है और फिर वो खुद को रोक के गाबेमारू को कहती है
हमें इसकी गर्दन को कैसे न कैसे करके नीचे लाना पड़ेगा ताकि मैं इसके गर्दन के हड्डियों के बीच में वार करके इसे मार सकूं। लेकिन तभी रोकुरोता बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगता है जिससे कि इन लोगों के कान फटने लगते हैं। वहीं पे रोकुरोता मौका देख के गाबेमारू पे अटैक कर देता है और उसे जमीन में धंसा देता है, जबकि गाबेमारू खड़ा होके खुद को संभाल लेता है लेकिन उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। सागिरी गाबेमारू को बचाने के लिए जा रही होती है और गाबेमारू सोचता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इसे नहीं हरा पाएंगे। तभी रोकुरोता सागिरी पे हमला कर देता है। गाबेमारू सोचता है अब हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन सागिरी अपने तलवार से उसके हाथ को खुद से दूर कर लेती है और खुद को और गाबेमारू को बचा लेती है। फिर वो दोनों आपस में फुल स्पीड में लड़ने लगते हैं। गाबेमारू ये देख के सोचता है ये तो वही सागिरी है जिसे मैंने पहले दिन देखा था, और तब मुझे रियलाइज हुआ था कि ये बहुत ही खतरनाक लड़की है। सागिरी भी रोकुरोता को लड़ते हुए थका देती है और उसे बिठा देती है। वो उसके पीछे जाके उसके गर्दन पे वारी करने वाली होती है कि रोकुरोता वहाँ से फुल स्पीड उड़ के भाग जाता है। ये देख के गाबेमारू भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गाबेमारू अपनी एक एबिलिटी यूज करता है और वो अपने न्यू फॉर्म में आ जाता है। वो कुछ पत्थरों को फायर में कन्वर्ट करके रोकुरोता पे फेंक देता है, लेकिन रोकुरोता उसे डॉच करके अपने आप से दूर फेंक देता है। पर गाबेमारू अपना अटैक जारी रखता है और उस पर लगातार वार कर रहा होता है। देखते ही देखते उस पूरी जगह पे आग लगने लगती है। यूजीहारी भी सैंटा को लेके वहाँ से भाग जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ वहाँ पे आग लगने से रोकुरोता को बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, पर यही गाबेमारू और सागिरी का प्लान होता है कि वह पूरे जगह को जला दे और यहाँ पे बहुत ही सारा धुआं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर दे। रोकुरोता भी बहुत देर से रो रहा होता है जिस वजह से वह बहुत सांस ले रहा होता है, और वहीं पे जो धुआं होता है वो उसके शरीर में फैल रहा होता है और उसका दिमाग चकरा रहा होता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। और सागिरी भी मौका देख के उसके पास आके उसके गर्दन पे वार करने लगती है, मगर रोकुरोता उठने लगता है। पर वहीं पे गाबेमारू आके उसके हाथ को पकड़ लेता है और सागिरी को कहता है हमारे पास बस एक ही मौका है, तुम्हें इस मौके पे इसकी गर्दन काटनी पड़ेगी। सागिरी भी खुद को शांत करती है और अपने एक ही वार में उसकी मुंडी काट देती है। रोकुरोता भी मरते हुए अपना पास्ट याद करने लगता है कि उसकी भूख कितनी बढ़ गई थी, जिस वजह से उसे अपने माँ बाप और उसके गांव में जितने भी लोग होते हैं उन सबको मारना पड़ा। सागिरी भी उसकी कटी हुई मुंडी हाथ में लेके कहती है तुमने जो किया वो तुमने अपने भूख की वजह से किया, तो तुम अपने आप को कभी मत कोसना और तुम स्वर्ग में एक अच्छी जिंदगी जीना। फिर गाबेमारू सागिरी को कहता है इस जगह पे आग बहुत बढ़ रही है, हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा। सागिरी भी वहाँ से भागते हुए आखिरी बार गेंजी को देखती है और वहाँ से चले जाती है। सागिरी उन दोनों के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है और वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर जिस जगह पे आग लगी थी उस जगह पे जा रहे होते हैं। गाबेमारू सोचता है अच्छा है हम उस जगह से भाग गए और अभी हमें जहाँ से ये मॉन्स्टर आया है उस जगह पे जाना पड़ेगा, मगर सागिरी उसे कहती है ये बहुत ही खतरनाक होते जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ हम लोग वापस चले जाए। गाबेमारू उसकी ये बात सुन के चौंक जाता है और उससे कहता है नहीं, मैं जब तक एलेक्सर ऑफ लाइफ को नहीं ढूंढ लेता मैं वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसी के बाद ही मैं अपने वाइफ से मिल सकता हूँ। और वो दोनों अंदर की ओर भागने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि सेंटा और योतेची वहाँ पे खड़ी होती है। वो उन दोनों के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा गाँव होता है, जिसे देख के वो दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम आजा और तोमा को देखते हैं जो कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और आजा उन मॉन्स्टर को मारने के बाद उनका खून पी रहा होता है। तोमा उसे कहता है क्या ये सही है? आजा उसे कहता है हाँ ये बस खून ही तो है, इसे तो हम पी ही सकते हैं। फिर आजा उसे कहता है अरे हाँ तुम मुझे किसी बुड्ढे के बारे में बता रही थी। तोमा उसे बताता है अरे हाँ इस जगह पे एक साधु है जो बहुत ही पुराने समय से इस जगह पे मौजूद है और वो इमॉर्टल है, इसी की वजह से इस जगह पे इतने सारे मॉन्स्टर है। आजा उसकी बात सुन के कहता है अरे कुछ भी हो मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता, मैं हर मॉन्स्टर को मार दूंगा। लेकिन तभी आजा को कुछ महसूस होता है और वो उस जगह पे जाने लगता है।
और वो दोनों जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो दो लड़कियों को देखते हैं जो आपस में किस कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो दोनों लड़की उन दोनों को देखते हैं तो वो बहुत ही खराब सा चेहरा बनाते हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड 6 खत्म होता है।